नमस्कार, एमेजॉन प्राइम में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण और हमारा खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है, जिसके तहत तमाम दल और नेताओं ने अपनी अपनी जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। बेशक साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी तैयारियों की सुगबुगाहट साफ देखी जा सकती है। और ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे बदल गए हैं या फिर जनता से वही पुराने वादे किए जाएंगे। इसलिए अब जनता खुद पूछेगी अपने विधायक से कि 5 साल में कितना काम किया और कितना बाकी है। इसके लिए मंच होगा हमारा। जी हां, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। इस कार्यक्रम के जरिए हम ना सिर्फ आपके विधायक के किए गए कामों का लेखा जोखा सबके सामने रखेंगे, बल्कि खुद विधायक जी भी इस खास कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश की अर्की विधानसभा के मौजूदा कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी जी, जो अर्की की जनता के सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है और कितना विकास करना बाकी है। उससे पहले अर्की विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश की अर्की विधानसभा से कांग्रेस के विधायक संजय अवस्थी जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। और सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने कार्यकाल के दौरान आपने जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं और कितने फिलहाल जो है वो करने अभी बाकी है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपके चैनल ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और जो कार्यकाल की बात आपने पूछी, तो मेरा जो ये उपचुनाव में मुझे विधायक बनने का मौका मिला और ये उपचुनाव हुआ जब हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री और 6 बार के मुख्यमंत्री और यहाँ से जो विधायक थे स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी का जो आकस्मिक निधन हुआ और ये स्थान यहाँ की जो सीट खाली हुई, उसकी वजह से यहाँ पर उपचुनाव हुआ और उसमें मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का। और जनादेश जो है यहाँ की जनता ने मेरे पक्ष में दिया और मुझे विधायक बनकर विधानसभा जाने का मौका मिला। और लगभग ये 7 महीने का कार्यकाल, 7 महीने 15 दिन का कार्यकाल जो मेरा अभी हुआ है, इसमें जो मेरी प्राथमिकताएं थी उसमें जो जैसे कि जो शिक्षा का जो हमारा जो ढांचा है उसको मजबूती देना, सड़कों के निर्माण जो कार्य जो रुके थे उनको पूरा करवाना, उनको गति देना और खास तौर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो ये लोग यहाँ पर हमारे वंचित थे, उन स्वास्थ्य सुविधाओं की जो योजनाओं पर काम करना। और जो हमारे यहाँ से पूर्व में विधायक रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, तो उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उनको गति देना। और साथ में जो अगस्त माह में हमारे जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, वो
अर्की के दौरे पे आए थे और उन्होंने बहुत सी घोषणाएं करी थी और वो घोषणाएं मात्र घोषणा गई थी। तो मैंने जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय भी मैंने ये कहा था कि मेरा सबसे पहला कार्य ये होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूं कि वो जो घोषणा यहाँ पर कर गए हैं उनको वो पूरा करें, ताकि क्योंकि लोकतंत्र में एक विश्वास जो है बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है मतदाता के और राजनेताओं के बीच में। और यदि हम सार्वजनिक मंच से कोई घोषणा करते हैं और वो पूरी नहीं करते हैं तो वो विश्वास टूटता है। और यही भी वजह है कि आज राजनेताओं के प्रति जो एक दूरियां जो आम जन की बढ़ी हैं, यही एक वजह है कि उनका विश्वास जो है राजनेताओं से टूटता है। इस मानसिकता को हमें रोकना है, इस मानसिकता को हमें बदलना है और वो तभी संभव हो सकेगा जब हम इस तरह की जो सार्वजनिक मंच से घोषणाएं करते हैं उनको पूरा करें। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य था और उसमें से बहुत सी घोषणाओं को मैंने विधानसभा के पटल पे भी रखा और माननीय मुख्यमंत्री से जो मुझे विधानसभा के 2 सत्र में भाग लेने का मौका मिला, एक धर्मशाला के सत्र में और एक बजट सेशन जो मार्च में संपन्न हुआ, उसमें मैंने वो बातें उठाई और माननीय मुख्यमंत्री और सरकार पर दबाव डाला कि वो जो मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करके गए हैं उनको पूरा करें। उसमें से 3-4 जो घोषणाएं हैं वो उसको जो अमली जामा पहना दिया गया है, उसको कैबिनेट से अप्रूव किया गया है। अभी भी 2-3 घोषणाएं जो पूरी होनी बाकी हैं, मैं उन घोषणाओं को पूरा करने में प्रयासरत हूं। और इसके अलावा जो एमएलए फंड जो मुझे प्राप्त हुआ था विधायक बनने के बाद, मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 71 पंचायतें हैं, एक नगर पंचायत है और 72 पंचायतों में मैंने एक पूरा सर्वांगीण विकास करने के लिए जो विकास कार्यों के लिए जो एमएलए फंड बांटा और एमएलए फंड वितरित किया। और साथ ही साथ जो एमएलए प्रायोरिटीज की जो हमें एक हमारा प्रिविलेज है, तो वो जनवरी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई। प्लानिंग जो हमारी 1 साल वित्तीय वर्ष की जो विधायक प्राथमिकता है उसको लेकर, उसमें भी मैंने जो सड़कें डाली, सिंचाई योजनाएं डाली और पेयजल योजनाएं डाली। इसके अलावा जो भवन निर्माण के लिए हमें जो 2 भवन निर्माण वो स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में हमें जो नए भवन बनाने हैं उसके लिए भी विधायक प्राथमिकता में हमें नाम देने होते हैं। तो उसमें भी मैंने जो यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारे स्वीकृत हुए थे, उन दोनों प्राइमरी हेल्थ सेंटर, चाहे वो धनागू घाट का था चाहे वो हमारा बागा का था, उनके लिए उनको विधायक प्राथमिकता में डाला। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा फंड जो हमारा अर्की विधानसभा क्षेत्र में खर्च होना चाहिए था, उसको लेकर जो माइनिंग फंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में 2 सीमेंट उद्योग स्थापित है। एक अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग है, एक अंबुजा सीमेंट उद्योग है। वहां से जो माइनिंग फंड के रूप में जो हर वर्ष करोड़ों रुपए की राशि जो आती है सरकार के, तो उसमें सीधे तौर पे जो रिहेबिलिटेशन एक्ट कहता है कि अधिक से जो उसमें जो प्रभावित पंचायतें हैं उनमें वो खर्च होनी है और जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो है वो ज्यादा खर्चा होना है जो विकास की योजनाओं को लेकर। लेकिन अभी 4 वर्ष में जिस तरह से इस फंड का जो दुरुपयोग हुआ और डीएमएफटी जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो बनाया गया था 2018 में, जिसकी एक भी बैठक नहीं हुई थी, तो मैंने ये बात विधानसभा में उठाई और आंकड़े प्रस्तुत किए। जिस तरह से पिछले 2 वर्ष में वो राशि जो माइनिंग फंड था उसको खर्चा गया, तो उसकी मैंने ऑडिट की भी मांग करी, जांच की भी मांग करी और मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए कि जो उसमें प्रावधान ही नहीं है कि माइनिंग फंड जिनमें खर्चा नहीं जा सकता उन योजनाओं पे भी खर्चा गया और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी खर्चा गया और अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी खर्चा गया। तो इन चीजों को लेकर मैंने मांग रखी थी, जांच की भी मांग रखी थी और ये मांग उठाई थी कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र अर्की के लोग हैं उनको क्या मिल रहा है। आज उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन हो रहा है, बदले में जो हमें प्रदूषण मिल रहा है। आज हमारे जो लोग हैं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं और हमारे जो युवाओं को हम नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो इस चीज को मैंने उठाया और माइनिंग तो इसका ये फायदा हुआ कि 9 मई को डीएमएफटी की जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई और उसमें मैंने 25 करोड़ रुपए की जो अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए भिन्न विभागों द्वारा योजनाएं दी गई थी और वो उन योजनाओं को मैंने स्वीकृत किया, बजट
स्वीकृत किया। ये पहली बार हुआ कि 25 करोड़ रुपए की राशि, इतनी बड़ी राशि जो है एक विधानसभा क्षेत्र के लिए माइनिंग फंड से जो हमारा हक था, जो हमारा अधिकार था, उसको वापस लाने में मैं सफल हुआ। ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहना चाहूंगा। और इसके अलावा आने वाले समय में जो मेरी एक योजनाएं हैं, मैं वो आपसे साझा जरूर करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जो मेरा विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ पर बात कर ले तो स्वास्थ्य सुविधाएं इस क्षेत्र की देखें तो उतनी बेहतरीन नहीं है, ये बेहाल है और इससे लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। सर, आपकी योजना में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किए जाने के लिए क्या आप लोगों ने एक प्लानिंग कर रखी है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैं भी बहुत चिंतित था और सबसे पहले मैंने ये कार्य किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है कितनी गंभीर है, इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हम निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा हमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दाड़ला घाट में दिया गया था और उसके भवन निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि जो है तो स्वीकृत की गई थी और लगभग 4.5 वर्ष हो गए हैं कि वो भवन बनकर तैयार है। 4.5 साल पहले जो जैसे सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये पूर्ण भी हो गया था भवन बनकर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि 4.5 वर्ष में जो है इसका जो लोकार्पण भी सरकार नहीं कर सकी और ये राजनीति का भीड़ चढ़ गया। इसका मैंने बार बार उल्लेख भी किया, बार बार आवाज उठाई। दोनों विधानसभा क्षेत्र में मैंने इसकी आवाज बुलंद करी कि हमारे जो लोग थे, 2 वर्ष का जो लॉकडाउन का कार्यकाल, कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्रस्त था और लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो आज जब दाड़ला घाट जो हमारा सेंटर पॉइंट है, वहां पर एक भवन बनकर तैयार है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की घोषणा हो चुकी है और क्या कारण है कि 4.5 वर्ष में जो है वहां पर उसको फंक्शनल नहीं किया गया। इस मांग को लेकर मैंने बार बार सरकार को जो है वो चिताया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा और स्वास्थ्य उसका मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी आज 4 महीने हमारे आम चुनाव को रह गए हैं और जब हमने दबाव डाला, हमने एजिटेशन भी किया, हमने सरकार को जो अपना मैंने लिखित रूप में भी दिया और विधानसभा के माध्यम से भी उठाया, तो उसका ये दबाव पड़ा कि उन्होंने अभी पिछले 10 दिन पहले जो कैबिनेट मीटिंग में इसको पास किया है, इसकी स्वीकृति दी है और आने वाले समय में जो अब ये फंक्शनल होगा। लेकिन ये एक राजनीतिक फैसला है और जबकि हमारे लोगों को जब स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए थी 2 वर्ष के जो कोरोना महामारी काल में, जो लॉकडाउन के दौरान, तो उनको अपने इलाज के लिए, अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या शिमला जाना पड़ता था या फिर बिलासपुर जाना पड़ता था, जो कि वहां से 50-50 किलोमीटर दूर है। तो ये यहाँ से सीरियसनेस पता लगती है सरकार की। और जहां तक आपने मुझसे पूछा कि मेरी क्या योजना है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने सीएमओ सोलन से बैठक करी और माइनिंग फंड की जो बैठक थी 9 मई की, उससे पहले जो यहाँ पर तो मैं अपने अर्की का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, कुनिहार का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, इसको लेकर मैंने उनसे चर्चा करी और मैंने कहा कि मैं अपने हॉस्पिटल जो यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर देना चाहता हूँ। आप मुझे ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी मशीनें की सूची दे ताकि जो यहाँ पर वो स्थापित कर सकूं, उसके लिए बजट का प्रावधान करना मेरी जिम्मेवारी है। तो उन्होंने 1 करोड़ 8 लाख रुपए का जो हमें, जिसमें कि 48 लाख रुपए की तो एक ही मशीन जो 4D अल्ट्रासाउंड मशीन थी और इसके अलावा अन्य जो आधुनिक मशीनों की सूची जो मुझे दी, 9 मई को जो बैठक हुई उसमें वो मैंने 1 करोड़ 8 लाख रुपए हमने जो ये इसको बजट स्वीकृत किया और इसके अलावा कुनिहार के लिए जो 3D एक्सरे मशीन की जो मांग रखी गई थी वो भी मैंने उसको स्वीकृत किया। और आने वाले समय में जो हमारे सिविल हॉस्पिटल अर्की और सिविल हॉस्पिटल कुनिहार के लिए जो है आधुनिक मशीनों की सेवाएं और सुविधा जो है हमारे लोगों को मिलेगी। ये मेरा एक अभी कुछ ही दिनों पहले जो हमने ये फैसला लिया था। और बिल्कुल सर, ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता जो है वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की। तो लोगों से बातचीत के जरिए ये निकला कि वो क्या मांग करते हैं, उनकी मांग क्या कुछ है। तो सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी मांग कर रहे हैं कि सड़कों की मरम्मत समय पर नहीं की जाती है और ना ही रखरखाव जो है यहाँ पर सही तरीके से किया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सर, तो सड़कों की मरम्मत, नए सड़कें बनाने को लेकर के या समय पर जो है सड़कें बने, क्योंकि अगर गड्ढे ज्यादा होंगे तो उतनी ही ज्यादा वहां पर हादसे की जो आशंका है वो बनी रहती है। तो लोगों की ये मांग है, इसके लिए सर आपकी तरफ से क्या एक तैयारी?
सड़कें, देखिए सड़कें जो है किसी भी समाज की विकास की जीवन रेखा होती है, बिल्कुल। और कनेक्टिविटी यदि सही है, सड़कें सही हैं, तो बहुत सा विकास अपने आप हो जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का भी कि आज यहाँ पर हमारी जो अधिकतर सड़कें जो है वो आज रिपेयर मांग रही हैं, रखरखाव मांग रही हैं। लेकिन सरकार जो है हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र की जो पूरी तरह जो है अनदेखी की है। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमारा एक क्षेत्र है, हमारे 2 डिवीजन पड़ते हैं। एक डिवीजन अर्की का है, पीडोली डिवीजन, और एक नालागढ़ डिवीजन के अंतर्गत जो है कुछ पंचायतें हमारी आती हैं। तो नालागढ़ डिवीजन में जो रामशहर से चमदार रोड है, रामशहर से 86 दिग्गल होते हुए जो रोड शिमला को जाता है, तो इन सड़कों का इतना बुरा हाल है कि एक बारिश हो जाए तो वहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। और देखिए सरकार की विडंबना देखिए कि विभाग को जो पैसा देना होता है रखरखाव के लिए हर वित्तीय वर्ष में, आज हमारी उन पंचायतों के लिए पैसा ही नहीं स्वीकृत किया गया है। मैंने ईएनसी से, जो ईएनसी हिमाचल प्रदेश के हैं अजय गुप्ता जी, उनसे खुद व्यक्तिगत तौर पे बात करी, उनको व्हाट्सएप मैसेज भी किया, और जो उनको जानकारी भी दी मैंने कि हमारा जो एरिया है, हमारी जो ये पंचायतें हैं जो नालागढ़ डिवीजन में पड़ती हैं, और वो उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया है, जिसकी वजह से आज वो पक्की नहीं हुई है सड़क। और अब जैसे 1-2 दिन बारिश हुई तो आज वहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। और इसके अलावा जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जो नेशनल हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने धर्मशाला का दौरा था उनका तो 2 साल पहले का, और उन्होंने 69 नेशनल हाईवे की घोषणा करी थी कि हम 69 नेशनल हाईवे जो है हम यहाँ पर स्वीकृत करने जा रहे हैं। लेकिन आज 2 वर्ष उनकी जिस घोषणा को 2 वर्ष से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक एक भी नेशनल हाईवे जो है यहाँ के लिए स्वीकृत नहीं हुआ है। सर, उच्च शिक्षण संस्थान को लेकर के भी स्थानीय लोगों की कई मांगे हैं सर यहाँ पर कि उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो होने चाहिए, जिससे बच्चों को ऊंची शिक्षा लेने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है सर लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो प्राथमिक शिक्षा का जो ढांचा यदि मजबूत होगा तो बच्चों का आधार बनेगा, आगे पढ़ाई में कभी भी पिछड़ेंगे नहीं। लेकिन आज प्रदेश वर्तमान सरकार की जो कार्य प्रणाली देखिए और कितने वो सीरियस हैं इसके प्रति, जो हमारा भविष्य है। आज हम एक नर्सरी यहाँ पर किस तरह की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उसका सीधे सीधे तौर पे आपने जैसा बताया कि आपने फील्ड सर्वे भी किया, तो आपको देखा होगा आपने कि आज हमारे बहुत से अधिकतर स्कूल जो है शिक्षकों से वंचित है। जहां पर 3 शिक्षक होने चाहिए थे प्राइमरी स्कूल में, वहां 1 शिक्षक जो है उससे काम चलाया जा रहा है। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात करें, पिछले 1 साल के समय से जो है प्रिंसिपल के पद खाली है, प्रिंसिपल नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधायक बनने के बाद सबसे पहला जो कार्य जो मेरा रहा वो ये था कि मैंने इस डिग्री कॉलेज के लिए को जो है कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा जो है दिलवाने में एक मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज जो है ये कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर हुआ है, इसके लिए 2 करोड़ रुपए का बजट भी तो स्वीकृत हुआ है। लेकिन आज प्रिंसिपल नहीं है, आज प्रवक्ता 6 प्रवक्ता जो है भिन्न भिन्न पदों विभिन्न सब्जेक्ट के प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर। जब वो प्रवक्ता नहीं होंगे, जब यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, तो इसका ये नुकसान हुआ कि जो हमारे बच्चे जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जब उनको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं होगा तो वो यहाँ पर आकर करेंगे क्या। आज हमारे जो अभिभावक है वो भी चिंतित है, हम सभी चिंतित है, और लेकिन सरकार के जो है सरकार के ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सरकार ने इसकी अनदेखी की है कि विधानसभा क्षेत्र की, और इसको एक लावारिस बनाकर छोड़ दिया है, जिसका कि मैं समझता हूं कि बहुत एक दूरगामी जो परिणाम होंगे, और इसका जो असर जो है आने वाले आम चुनाव में साफ दिखेगा। इसका जवाब भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, एमेच्योर प्राइम से ये खास बातचीत करने के लिए और खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी के साथ अपनी तमाम जो भी आप लोगों के पक्ष है बातें हैं उसको यहाँ पर रखने के लिए। तो बोलिए विधायक जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएच1 प्राइम।